नमस्कार मित्रों, मैं आलोक आज की बात में बेरोजगारी के ऊपर जो राजनीति की जा रही है, बेरोजगारी की वास्तविक परिभाषा क्या हो सकती है, बेरोजगार कौन है कौन नहीं है, इसके ऊपर आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। और बेरोजगारी जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में ऐसा देखा जा रहा है कि मुद्दा बनते जा रही है, तो हम सबके सामने यह भी है कि इसका सबसे बड़ा जो वैश्विक जो कारण है, कोविड-19 नाम की जो महामारी फैली, उसकी वजह से कई क्षेत्र हैं जिसमें बेरोजगारी देखी जा रही है। और इसका कारण भी हमें स्पष्ट रूप से दिखता है। चाहे हम पर्यटन क्षेत्र की बात करें, रेलवे जब लगातार चलती थी, ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे का जो सेवा होता था, उससे रेलवे में नौकरी करने वालों के अलावा जो उसके साथ बिजनेस के मॉडल में जो लोग भी जुड़े हुए थे, रोज़गार इन्हें मिला हुआ था, उनके ऊपर भी उसका जो प्रभाव पड़ा। और गाड़ियों को चलाने से जिनको जो रोज़गार मिला हुआ था, उनको जो बेरोज़गार होना पड़ा। तो इस बीच ऐसा देखा गया कि जो मंदी आई वैश्विक महामारी के कारण से, उसके वजह से कई लोगों को अपनी जगह पर रुकना पड़ा, एक जगह पर रुकना पड़ा। और पूरी दुनिया ऐसा लगा जैसे ठहर सी गई है, थम सी गई है। और ठीक इसी बीच जब अब हालात धीरे धीरे सुधारने की ओर सरकार का प्रयास था, बेरोजगारी मुद्दा बनकर पूरे देश के सामने आने लगी और मजबूती के साथ यह मुद्दा आगे बढ़ता हुआ दिखा। लेकिन वास्तव में अगर हम बेरोजगारी की बात करें, बेरोजगार कौन है, तो जो लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, जिन्हें हम प्रशिक्षित बेरोजगार करते हैं, जिन्हें शिक्षित बेरोजगार करते हैं, जो शिक्षित बेरोजगार हैं, वे पहले से भी उनकी संख्या हम देख सकते हैं, उनकी संख्या पहले से भी थी और वो लगातार बढ़ रही थी। लेकिन जब हम प्रशिक्षण की बात करें, कौशल प्रशिक्षण की बात करें, किसी कुशलता के हिसाब से बात करें, तो उस तरह से बेरोजगारी पर लगातार विराम भी लग रहे थे। पिछले कई सालों से ऐसा देखा जा रहा था कि प्रशिक्षण प्राप्त लोग किसी भी काम में, किसी काम का स्किल हो जाने के बाद वे रोज़गार के हकदार हो जाते थे, उनके पास रोज़गार हो जाता था और धीरे धीरे वे रोज़गार सृजन करने की भी अपने पास क्षमता रखते थे और धीरे धीरे उनके पास औरों के लिए भी रोज़गार होता था। ऐसा व्यवस्था देखा गया। लेकिन साथ ही साथ जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, शिक्षित नहीं थे, उनका जो पहले से रोज़गार चला आ रहा था, खास करके जो लोग खेती व्यवस्था में जो काम करते थे, कृषि व्यवस्था के साथ जुड़े हुए थे, उन लोगों को जो पहले से जो रोज़गार मिला हुआ था, उसका भी मॉडल पिछले कई दशकों से लगातार बदलता हुआ दिख रहा था। और वे लोग भी धीरे धीरे शहरों में औद्योगिकरण की वजह से शहरों के तरफ रुख कर रहे थे। तो इस बीच उन्हें भी अपने घर की तरफ लौटना पड़ा, क्योंकि उद्योग व्यवस्था भी इस बीच ठप पड़ी। तो वे भी बेरोजगारों की श्रेणी में कुछ दिन के लिए आए, कुछ दिखा ऐसा। और इससे भी जो बेरोजगारी नाम की जो मुद्दा थी, उसको एक बल मिला और काफ़ी लोगों का समर्थन उसके पक्ष में दिखा कि लगा कि वास्तव में देश में बेरोजगारी है। अब जब हम असल बेरोजगारी की बात करते हैं, जो शिक्षित बेरोजगार का जो बात किया जाता है अपने देश में,
तो शिक्षित बेरोजगारों की संख्या आज भी बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है? इसके पीछे का जो सबसे मूल वजह है वह है कि शिक्षा का जो स्तर है वह नहीं है कि जिससे किसी को रोज़गार मिल सके। लेकिन जब इस तरह से शिक्षा व्यवस्था को प्रोत्साहन दिया गया जिसमें प्रशिक्षित होने के बाद उन्हें रोज़गार भी मिल सके, आसानी से मिल सके, तो धीरे धीरे पढ़ने वाले लोगों को भी, जो शिक्षित लोग थे उन्हें भी रोज़गार की गुंजाइश होने लगी, उनके लिए भी रोज़गार मिलते दिखने लगे। लेकिन उसमें भी मंदी तब आई जब शिक्षा का एक तरह से ये देखा गया कि व्यवसायीकरण हुआ और इतने लोगों को, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम देखें कि एक इंजीनियरिंग के तौर पे हम देखें, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वालों की जब उनके भर्ती के हिसाब से देखें, जब ज़रूरत थी उनका 25 लाख, तो ऐसा लग रहा था कि 50 लाख इंजीनियर तैयार किए जा रहे हैं देश में। तो इस तरह से ज़रूरत के हिसाब से ही उनको तैयार किया जाना था। लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा उन्हें केवल एक इंजीनियर को ही ज़रूरत से ज़्यादा तैयार किया जाने लगा, तो वहाँ भी मंदी देखी जाने लगी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद भी लोग बेरोज़गार दिखने लगे। तो इसलिए हमें धीरे धीरे ये समझने की ज़रूरत है कि वास्तव में जो बेरोज़गार का मॉडल है, बेरोज़गारी का जो मॉडल है, जो हम अस्थाई रोज़गार की जो हम बात करें उसके हिसाब से, तो यह भी अभी के समय में लगातार बदलता हुआ दिख रहा है। और जब हम पहले की बात करते हैं, अपने खास करके भारत देश के पारंपरिक अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो उसमें रोज़गार के हिसाब से भी आदमी एक जन्म के साथ साथ कहीं ना कहीं फिट हो जाता था। खास करके उसके परिवार के साथ जिस तरह की पारंपरिक अर्थव्यवस्था पारिवारिक मॉडल के आधार पर जुड़ी हुई थी, उसके आधार पर उसके पास एक शिक्षा होते हुए या शिक्षा न रहते हुए भी लेकिन रोज़गार की गारंटी ज़रूर रहती थी। कम से कम उसके पास रोज़गार था, उसके लिए करने के लिए काम था। लेकिन आज क्या हो रहा है कि आज लोगों के पास खेत है, लेकिन खेत में काम करने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि जो खेत में काम करने वाले लोग थे वहीं धीरे धीरे उद्योग धंधा में, उद्योग व्यवस्था में, उद्योग व्यवसाय में काम करने वालों के रूप में दिखने लगे। और वहाँ जाने का मतलब था कि उन्हें वहाँ एक निश्चित आय भी थी, निश्चित समय के हिसाब से उन्हें उनकी उचित मजदूरी भी मिलने लगी। तो इसलिए धीरे धीरे यहाँ से उनका पलायन होने लगा और वहीं लोग उद्योग धंधों में काम करने लगे। अब जो लोग कृषि व्यवस्था के तहत जुड़े हुए थे, खेती में काम करते थे, तो वे वहाँ से निकलने क्यों लगे, उनका पलायन क्यों होने लगा? क्योंकि कृषि व्यवस्था कहीं ना कहीं मौसम के ऊपर निर्धारित है और मौसम की मार भी उस पर समय समय पर पड़ते रहती है। और कृषि व्यवस्था के तहत जुड़े लोगों को रोज़ का काम नहीं होता है, रोज़ के हिसाब से काम भी होता है, तो उचित मजदूरी तब नहीं मिला करती थी। और धीरे धीरे जब इनका पलायन होने लगा, कृषि व्यवस्था से लोग निकल कर और उद्योग व्यवस्था के साथ जुड़ने लगे, औद्योगिक मॉडल के साथ जुड़ने लगे, तब धीरे धीरे यहाँ लोगों की जो संख्या कम होती गई। खेती के साथ काम करने वाले लोगों की संख्या जब कम होने की जब बात सामने आई, तो इस तरह से लोग धीरे धीरे किसानी से निकलना चाहते थे, निकलने का प्रयास करने लगे। क्योंकि यहाँ एक तो मज़दूर नहीं मिला करते थे आसानी से, और जब मज़दूर कम हुए तो इनकी
संख्या कम होने की वजह से धीरे धीरे इनकी मजदूरी भी बढ़ते गई। और आज के समय में अगर हम बात करें तो जो लोग भी इस व्यवस्था के तहत काम करने वाले हैं, जिनके कृषि व्यवस्था में काम करने के हिसाब से अगर हम मजदूरी को देखें और उन्हीं को अगर मनरेगा के तहत काम मिलता है, मनरेगा के तहत जो वे काम करते हैं उसके मजदूरी को देखें तो दोनों में काफ़ी अंतर है। और इस तरह से ये जो अंतर है, इस तरह का जो बोझ है, इसका जो भार पड़ा एक आम किसान के ऊपर, तो धीरे धीरे उसकी भी जो कृषि व्यवस्था जो पहले फ़ायदे पे आधारित थी वह धीरे धीरे चौपट होने लगी और उससे घाटा होने लगा, वह लॉस में जाने लगा, उसे उसका नुकसान उठाना पड़ा। और इसलिए जो लोग किसान थे कृषि व्यवस्था के साथ जो जुड़े हुए थे, उन्हें भी धीरे धीरे इससे निकलना ज़्यादा अच्छा लगा और वे भी किसी दूसरे रोज़गार व्यवस्था की तलाश में लगने लगे। लेकिन मौजूदा समय में आज की स्थिति का मूल्यांकन करें तो अगर हम कृषि योग्य ज़मीन को देखें, ज़मीन है फिर भी उसमें काम करने वाले लोग नहीं हैं, उसमें ठीक से काम करने पे ज़्यादा से ज़्यादा कमाई अगर कोई कर भी सकता है, बावजूद इसके उसमें कोई काम करना नहीं चाहता है, तो इसके पीछे का जो मूल वजह है यही है कि पहले से जो कृषि व्यवस्था के साथ जुड़े हुए लोग हैं वे जिस तरह से नुकसान उठा रहे हैं और वे उससे थके हुए हैं, एक तरह से दिमागी रूप से वे उससे पक चुके हैं और वे उससे निकलना चाहते हैं, निकलने की चाहत रखते हैं, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, इसको छोड़कर किसी और काम में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उससे उनको कमाई की ज़्यादा चाहत रहती है दूसरे काम से। तो यह सब भी एक बड़ा कारण है बेरोजगारी का, क्योंकि बहुत से ऐसे काम हैं जहां ये दिखता है कि लोग लगे हुए हैं, अपना खर्च भी कर रहे हैं भविष्य को देखते हुए, लेकिन उन्हें तत्काल कोई लाभ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कृषि मॉडल की, कृषि व्यवस्था की, तो यह एक ऐसा मॉडल है कि अगर हम इसमें आज से लगे, अभी से लगे, इस व्यवस्था के तहत, इस मॉडल के तहत अगर काम करना चाहें तो इसके परिणाम भी हमें बहुत जल्दी मिल सकते हैं। बावजूद इसके लोग इस काम में लगना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो मॉडल है, इस मॉडल में काम करना ज़्यादा हितकर नहीं है। और आम लोगों की जो राय, एक धारणा बन चुकी है कि इससे निकलना चाहिए। कृषि आज के समय में कृषि व्यवस्था के साथ अगर कोई जुड़ा हुआ भी है तो एक तरह से उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, उससे अच्छा विकल्प नहीं है, तो इसलिए मजबूरी में वह इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो मजबूरी की वजह से कोई भी अगर काम करता है तो जैसे ही उसकी मजबूरी दूर होती है वह उससे निकल जाता है। तो इस तरह से आज इस कृषि व्यवस्था से निकलने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे, इसे छोड़ने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। और वास्तव में देश की जो अर्थव्यवस्था है, आज भी देश की अर्थव्यवस्था के अगर रीढ़ को हम समझने की कोशिश करें, उसके बेस को समझने की कोशिश करें, तो वह आज भी कृषि व्यवस्था ही है। लेकिन हम इसके प्रति उदासीन हुए हैं और धीरे धीरे जो इसमें बदलाव आ रहे हैं, खास करके मोदी गवर्नमेंट की हम बात करें तो इसमें जो बदलाव लाने का जो प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से, अगर उसको भी हम ठीक से समझने की कोशिश करें तो वह अभी काफ़ी छोटे स्तर पर वह प्रयास किया जा रहा है और अभी इसके परिणाम आने में अभी बहुत ज़्यादा समय लगेंगे। खास करके हम बात करें एक किसान को, अगर
किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक साल में 6,000 रुपया दिया जा रहा है। 3 किस्तों में साल के 2-2 हज़ार रुपया 3 बार दिया जा रहा है, यानी एक साल में 6,000 रुपया दिया जा रहा है। तो उससे किसान का ज़्यादा भला होने वाला नहीं है। सरकार के लिए ये अच्छा होता कि किसान के जो फसल है उसका उचित मूल्य दिलवाने के लिए अगर उसे अलग से कोई मार्केटिंग भी करनी पड़े, किसी भी तरह की मार्केटिंग करनी पड़े, तो वह उसके ऊपर काम करे, ताकि किसान के जो फसल हैं उसका मूल्य सही मिल सके। और किसान के फसल का मूल्य किसान को जब सही मिलेगा तभी उसको ज़्यादा इस व्यवस्था के तहत काम करना आसान होगा उसके लिए। उदाहरण के तौर पे हम गन्ने को ले लें। जो किसान गन्ने का उत्पादन करते हैं, लगभग एक साल में गन्ना तैयार होता है और मिल की जो स्थिति है मौजूदा समय में, बहुत सी ऐसी मिलें हैं, चीनी मिलें हैं जो टाइम पे पेमेंट नहीं कर रही हैं और वो पेमेंट होते होते लगभग एक साल और लग जाता है। यानी आज किसान जिस फसल में पैसे लगाया उसकी वापसी उससे 2 साल बाद होगी, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद होगी। तो इससे किसान का जितना समय लगता है उसमें उसका जितना खर्च होता है उसके उत्पादन में और उसके मुकाबले जो उसे आय होता है, तो वह किसान जो है यह समझता है कि इतने पैसों को, इतने रुपये को, इतनी पूंजी को अगर हम किसी और व्यवसाय में भी लगा दें तो इससे ज़्यादा हमें मुनाफा होगा। तो ऐसे में जो लोग भी किसानी कर रहे हैं, इसके साथ जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं वे इस अवसर की तलाश में हैं कि मौका मिलते ही वे इसे छोड़कर और फिर किसी और मॉडल पे काम करें। तो इसलिए सरकार को यहाँ भी काम करने की ज़रूरत है, यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ सरकार का अभी भी जो मॉडल है, जिस तरह से काम करने का जो सरकार का तरीका दिख रहा है, उसमें काफ़ी बदलाव की ज़रूरत है। और भ्रष्टाचार तो मुद्दा है ही, रोजगार तो मुद्दा है ही, इसके ऊपर तो काम करना ही करना है सरकार को, अभी बहुत काम करना है। और मौजूदा जो स्थिति है, मौजूदा जो हालात हैं, खास करके वैश्विक महामारी के बीच, यह हम सब के लिए एक अवसर है। सुअवसर के रूप में अगर सरकार इसको समझते हुए और ठीक इसी समय में सबसे पहले अपने देश के लोगों को अपने पारंपरिक अर्थव्यवस्था के साथ और मजबूत करे और इस बीच पारंपरिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए काम करते हुए सरकार का भी यह प्रयास होना चाहिए कि जो उत्पादन हो, जो उत्पादन किया जा सके वह विश्व स्तरीय हो। तभी हम वैश्विक मार्केट में, जब विश्व स्तरीय मार्केट में पहुंचेंगे तो वहाँ जो सामानें बिकती हैं उसका मुकाबला कर सकने में सक्षम होंगे। तो इसलिए सरकार को इन सब बातों पर ध्यान देने की, काम करने की ज़रूरत है। और मैं लगातार घूमता रहता हूँ जगह जगह। स्किल इंडिया के तहत भी जो काम हो रहे हैं, जो प्रशिक्षण चल रहे हैं, जो काम हो रहे हैं, उसको भी देखते रहता हूँ और उनमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उसके द्वारा क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं, क्या बदलाव हो रहे हैं, उसे भी धीरे धीरे आपके सामने एक एक वीडियो के माध्यम से लाने की कोशिश करूँगा। आप देखते रहिए हमारा ये चैनल, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई संदेह है तो निसंकोच कमेंट करें। और आपके मन में कोई सवाल है तो निसंकोच आप कमेंट करके
हमसे उसका जवाब मांग सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।